गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो के पार्ट 3 में। हम इसमें कवर कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम सोशल साइंस के लिए, जो कि है क्लास 10th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो हमने अभी तक 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और हमारा पार्ट 3 जो है हम इसमें शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए करते हैं अपना शुरू क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिटिकल साइंस वाली बुक से और ये है अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन पूछता है स्थिति, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करें। तो बच्चों, हमने क्लास में डिस्कस किया था इस बारे में कि बेल्जियम यूरोप का एक देश है, जबकि श्रीलंका एशिया का एक देश है, जो कि एक द्वीपीय देश भी है। तो इन दोनों के बीच हमें भौगोलिक रूप से तुलनात्मक अध्ययन करना है और अलग अलग बिंदुओं को लेकर चलना है। क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो इसके हमें 5 पॉइंट करने होंगे। पहला पॉइंट बोलता है बेल्जियम यूरोप में स्थित है, जबकि श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। इसका दूसरा बिंदु है बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जबकि श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ है। तीसरा बिंदु बोलता है बेल्जियम में फ्लैमिश क्षेत्र में रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। वालोनिया क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी बचे शेष 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। जबकि श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर 74% आबादी सिंहली भाषी और 18% तमिल भाषी आबादी है। चौथा बिंदु है इसका बेल्जियम में फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध है, अमीर है और ताकतवर है, जबकि श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। पांचवा बिंदु है बेल्जियम में डच भाषी लोग संख्यात्मक रूप से बहुसंख्या में हैं, जब श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग संख्या के रूप में आबादी में बहुसंख्यक हैं। तो ये था कुछ तुलनात्मक अध्ययन बेल्जियम और श्रीलंका के बीच। तो आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 और ये है ज्योग्राफी से। इसमें पूछा गया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई नए सामाजिक आंदोलनों का कारण बने हैं। ऐसे आंदोलनों से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डालें। देखिए बेटा, सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं के नाम पर कई राज्यों में बांध परियोजनाएं चल रही हैं और वास्तव में अगर देखा जाए बहुउद्देशीय जो ये नाम है, इसका अर्थ है ऐसी परियोजना जिससे कई उद्देश्य पूरे हो सकें। तो सरकार के लिए ये विकास का मार्ग है, जबकि इसके कारण कई नए सामाजिक आंदोलन भी उभर कर सामने आए हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई नए सामाजिक आंदोलनों का कारण बने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके उत्तर पर। इसमें कहा गया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई नए सामाजिक आंदोलनों का कारण रहे हैं। इनमें से बहुत चर्चित जो आंदोलन रहे हैं उनमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन शामिल हैं, जो कई सालों से सक्रिय हैं। अगर देखा जाए, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय समय पर ऐसी विकास परियोजनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई है और लोगों को लामबंद किया है, इकट्ठा किया है। नंबर दूसरा, नदियों को नियंत्रित करने और बांध बनाने से उनका प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे तलछट का प्रवाह कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप धाराओं का तल चट्टानी हो गया है। देखिए, हम किसी भी कुदरती चीज़ से छेड़छाड़ करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमें आज नहीं तो कल झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसने कहीं ना कहीं पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया है, हमारे जलीय स्रोतों को ख़राब किया है। इसका अगला बिंदु है तीसरा। इसमें कहा गया है इन परियोजनाओं का प्रतिरोध मुख्य रूप से किन लोगों ने किया है? स्थानीय लोगों ने, स्थानीय समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि यही लोग हैं जो बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए हैं। जब लोगों का घर तोड़ा जाता है, लोगों को उजाड़ा जाता है, तो लोग इसके खिलाफ लामबंद होते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं, इनसे कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों का
विस्थापन हुआ है, जिसके कारण लोगों का जो विरोध है उसका सामना सत्ता और प्रशासन दोनों को करना पड़ा है। इसका बिंदु नंबर 4 कहता है, स्थानीय लोगों को अक्सर राष्ट्र के व्यापक हित के लिए अपनी ज़मीन, आजीविका, संसाधनों पर नियंत्रण के अभाव में जीवन यापन करना पड़ता है। अब चूँकि सरकार के पास पूरा तंत्र है, तो सरकार अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार पिसना किसको पड़ता है? आम जनसाधारण को, और विशेषकर उस व्यक्ति को जिसका निवास स्थान कभी वनों में हुआ करता था, जो वनवासी हुआ करता था, और अब उसे ऐसी विकास परियोजनाओं के कारण अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, अपने संसाधनों से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी अभाव वाला जीवन जीना पड़ता है, उन्हें अपने जीवन यापन में काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ता है। इसका अगला बिंदु है, कई बस्तियां और कृषि भूमि पानी में डूब गई। परियोजनाओं के कारण, इन नए नए बांधों के कारण बहुत सारे गाँव के गाँव, बस्तियां और कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका अगला बिंदु बोलता है, इससे सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। इसने अमीर ज़मीन मालिकों और भूमिहीन गरीबों के बीच एक खाई को बढ़ावा दिया है। अमीर निरंतर अमीर होता चला गया और गरीब निरंतर गरीब होता चला गया। तो ऐसी परियोजनाओं के कारण अमीरों और गरीबों के बीच लगातार खाई बढ़ती चली गई है। हम आज भी देखते हैं कि गाँव में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिनके सर पर छत भी नहीं होती। तो अगर देखा जाए, जो बिजनेसमैन हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो ऐसी परियोजनाओं में पैसा लगा रहे हैं, उनके कारण एक बड़ी आबादी को अभाव वाला जीवन जीना पड़ता है और उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो अपने आप में इसने सामाजिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। तो अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ध्यान से बेटा इसका आंसर देना है, और 5 पॉइंट अगर आप करते हैं तो आपको 5 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। हालाँकि यहाँ पर 6 पॉइंट लिखे हुए थे, लेकिन आप 5 पॉइंट करिए, अच्छे से करें ताकि आपको उसके पूरे मार्क्स मिले। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये है हिस्ट्री से। इसमें पूछा गया है, यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा के निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, फ्रांस की क्रांति के बारे में। इस क्रांति से ये सबक हमको मिला कि इसने दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में निरंकुश राजशाही, तानाशाही सरकारों के खिलाफ लोगों में बोलने की, लोगों में आवाज़ उठाने की हिम्मत को प्रोत्साहित किया है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो यूरोप में भी राष्ट्र की अवधारणा को अगर बल मिला तो वो मिला फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई है। यदि हम बात करें इस क्रांति के क्या और प्रभाव पड़े, तो चलिए देखते हैं इसका। पहला पॉइंट तो कहा गया है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। फ्रांस की क्रांति के बाद जगह जगह नए नए राष्ट्रवाद के विचार पनपे और इससे राष्ट्रवाद के नए विचारों को बल मिला। इस विचार के मुताबिक एक राज्य को उन लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जो एक ही संस्कृति, इतिहास और सबको एक साथ महसूस कर सके। तो इससे राष्ट्रवाद को बल मिला है। आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म फ्रांस की क्रांति के बाद ही हुआ। नंबर 2, राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की जो लहर थी, जो राष्ट्रवाद के बीज थे, वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही उभरे। तो इसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ना केवल यूरोप में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन को रास्ता दिखाया, आंदोलन को जन्म दिया। तीसरा, कानून के समक्ष समानता। फ्रांसीसी क्रांति से निकले कई सारे ऐसे विचार, कई सारे ऐसे सिद्धांत जिसका दुनिया के अनेक देशों पर गहरा असर पड़ा, जिनमें से कानून के समक्ष समानता भी एक विचार था। इसने दुनिया के अनेक देशों में कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की विचारधारा को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। चौथा, विचार और विश्वास की आज़ादी। फ्रांस की क्रांति ने लोगों के बीच विचार और विश्वास की आज़ादी की बात कही, जिससे कि अलग अलग देशों में भी इस पर बात होने लगी। अगला पॉइंट है 5वां, शिक्षा और सार्वजनिक कार्यों का विकास। फ्रांस की क्रांति ने शिक्षा में क्रांति ला दी और सार्वजनिक जीवन में लोगों के जीवन की काया पलट कर रख दी। तो अपने आप में इस क्रांति के बाद अलग अलग देशों में इसके गहरे असर पड़े। नंबर 6, राजनीतिक चर्चा के लिए विचारधाराओं का जन्म। फ्रांसीसी क्रांति के बाद अलग अलग देशों में चर्चा का बाज़ार गर्म हो गया और लोग खुलकर बात करने लगे
और इससे कहीं न कहीं एक प्रकार से लोगों में चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, लोगों में एक जागरूकता आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा के निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति ने महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन-कौन से हैं और इसका उल्लेख कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है पेपर में। सत्ता की साझेदारी के कई रूप होते हैं, जैसे सत्ता का क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन से अभिप्राय है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनके बीच सत्ता का बंटवारा सत्ता की जो साझेदारी है उसकी ओर इशारा करता है। तो संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा पहले ही कर दिया गया है। सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है, इसे बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज विभाजन। इस प्रकार की सरकार के विभिन्न अंग अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इस तरह से किसी भी अंग को असीमित शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता, जिससे एक दूसरे पर अंकुश लगता है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अपना अपना कार्यक्षेत्र होता है और कोई भी किसी के कार्य में दखल नहीं दे सकता। यह है सत्ता का क्षैतिज विभाजन। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इस प्रणाली में उदाहरण के लिए देखा जाए, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, अलग अलग प्रांतों के लिए प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें और निचले पायदान पर स्थानीय सरकारें। ये हम देखते हैं कि कैसे केंद्र स्तर पर अपनी अलग सरकार होती है, राज्य स्तर पर अपनी अलग सरकार होती है और नीचे स्थानीय स्तर पर अपनी अलग सरकार होती है। ये अलग अलग सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी है और इसे बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। ठीक है, भारत में हम अगर देखें तो भारत में भी यही व्यवस्था है और यहाँ पर केंद्र, राज्य और नगर पालिका और गांव में ग्राम पंचायत आदि इसका रूप है। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को निर्धारित करता है और कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को ही और कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर केवल राज्य सरकार को ही निर्णय लेने का अधिकार है। सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप क्या है? ये बोलता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन। हमारे समाज के अलग अलग समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी यहाँ बताई गई है। सामाजिक रूप से चाहे वो अलग अलग रूप में धार्मिक समुदाय, चाहे भाषाई समूह हों, उन सभी के बीच अगर हम देखें, बेल्जियम इस प्रकार के सरकार का एक अच्छा उदाहरण है। हमने पढ़ा है बेल्जियम के बारे में कि कैसे वहाँ पर सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित की गई और टकराव को समय रहते टाला गया। भारत में देखा जाए तो भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली एक और इसका अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम चुनावों में कुछ सीटें हमारे समाज के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षित रखते हैं। तो इससे समाज में एक समन्वय बना रहता है, जिससे कि निचले तबके के लोग हैं उनको भी ऊपर उठने का अवसर मिलता है। इस तरह की व्यवस्था का उपयोग जो है अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में उचित हिस्सा देने के लिए किया जाता है, जो अन्यथा सरकार से अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें। ऐसे लोगों के लिए भी सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित की जाती है, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण है भारत में आरक्षित निर्वाचन प्रणाली होना। अगला बिंदु है चौथा, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी या विभाजन। लोकतंत्र में जो अलग अलग दल होते हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती रहती है, जो बदले में यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में ना रहे। ये प्रतिस्पर्धा अगर स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तो लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता साझा हो। तो ये हमने 4 रूप पढ़े सत्ता की साझेदारी के। कई बार बेटा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सत्ता की साझेदारी का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है उसका वर्णन करें। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें सरकारों के विभिन्न जो स्तर है उनके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर ये पूछता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, तो हमें केंद्र, हमें राज्य और स्थानीय सरकारों के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया अलग से, इनके बीच सत्ता की साझेदारी का वर्णन करना पड़ेगा। फिर हम किसके बारे में करेंगे? सूचियों का वर्णन, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर क्वेश्चन आता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन और अगर क्वेश्चन आ जाए
सत्ता का क्षैतिज विभाजन तो हम करेंगे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप इस पर भी ध्यान रखें कि अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो हमें कैसे अटैम्प्ट करने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस वाली बुक से है, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और ये है, बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का उल्लेख करें जिसने वहाँ समय रहते संभावित युद्ध को टाल दिया। देखिए, इस चैप्टर में दो देशों का उदाहरण दिया गया है। एक यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम, दूसरी ओर दक्षिण एशिया में स्थित श्रीलंका। हमने देखा कि कैसे बेल्जियम ने अपने यहाँ मौजूद सामाजिक जो विविधता थी उसको अच्छे से प्रबंधित किया, अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से, कारगर उपायों के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका इसमें विफल रहा। तो हमें ये बताना है कि बेल्जियम ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे वहाँ पर संभावित युद्ध को टाल दिया गया। तो बेल्जियम की गृह युद्ध की संभावना को टालने के लिए उठाए गए कदम का वर्णन करना है। पहला, बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किया, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से लेकर 1993 के बीच कुल 4 संशोधन किए, 4 बदलाव किए। इससे वहाँ पर समय रहते किसी भी विवाद या टकराव को टाला जा सका। बेल्जियम ने अपने यहाँ मौजूद जो सामाजिक विविधता थी, जो जातीय बनावट थी, उसका अच्छे से सफलतापूर्वक तरीके से उसको प्रबंधित किया, उसको संभाला। बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किया ताकि देश के 3 मुख्य समुदाय, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन, जिनकी संख्या मात्र 1% थी, इन सभी के बीच शक्ति का बेहतर वितरण हो सके, बंटवारा हो सके, इसके लिए प्रयास किया, और इसके लिए बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किया। दूसरा, मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। संशोधन के अंतर्गत जो उपाय अपनाए गए उनमें एक उपाय ये भी था, डच और फ्रेंच भाषी दोनों मंत्रियों की संख्या समान रखी गई, जिससे आपसी द्वेष या नफरत की भावना पैदा ना हो और दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। तो अपने संविधान संशोधन में एक ये अच्छा कारगर उपाय अपनाया बेल्जियम ने, जिससे कि सामाजिक समरसता का माहौल वहाँ बना रहे। तीसरा, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। यहाँ देखा गया कि कैसे वहाँ पर अलग अलग भाषाई समूहों और सांस्कृतिक जो वर्ग थे उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर अलग अलग जो कानूनी कार्रवाइयाँ थी, संस्थागत बदलाव थे, वो किए गए, जिससे कि किसी भी संभावित टकराव को टाला जा सके। चौथा बिंदु है राजनीतिक और सामाजिक संवाद। वहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक संवाद को बढ़ावा दिया गया और वहाँ पर नियमित बातचीत और समझौते का माहौल बनाया गया, जिससे कि बेल्जियम के समाज को एक आदर्श समाज के रूप में कायम किया जा सके। अगला जो 5वां बिंदु है वो बोलता है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया। बेल्जियम में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिससे कि कोई भी अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे, चाहे वो अल्पसंख्यक आबादी हो या फिर बहुसंख्यक आबादी हो, सभी के लिए उचित योजनाएं और कार्यक्रमों को लागू किया गया। तो हम कह सकते हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ जो सामाजिक विविधता थी, जो जातीय उलझन थी, उससे अच्छे से उसका निपटान किया, उसका अच्छे से सामना किया, और समय रहते अपने संविधान में संशोधन कर और कुछ नीतियाँ अपनाकर वहाँ किसी भी प्रकार के गृह युद्ध को टाल दिया गया, और वहाँ पर शांति स्थापित करने में, स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से बेल्जियम ने अपने देश को एक आदर्श देश के रूप में कायम किया। तो बच्चों, ये था हमारी वीडियो का पार्ट 3। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4 में, और हम कवर करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आप लोग बने रहिए और सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर लेंगे तो आपके बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो यूं ही करते रहिए तैयारी, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।